सो बैटरीज एक वो है एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। इसके अलावा आपके पास सुपर कैपेसिटर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और थर्ड बट नॉट अगेन बहुत बहुत ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको देखते होंगे, दैट इज़ कन्वेंशनल कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर को भी आप पंखों में या फिर इस तरह के जहाँ पे पावर तो कंडीशनिंग चाहिए होती है, जहाँ बैटरीज पे एक एसी वो को है डीसी में एनर्जी कन्वर्ट स्टोरेज करना होता डिवाइस। है, या फिर आपको बहुत बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, एक बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए कैपेसिटर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सो अभी जो मैंने आपके सामने लुब्बे लबाब रखा है कि हमारे पास इस तरह एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होते हैं, इसी तरह एनर्जी स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं। सो उसकी बेसिस पे हमारे पास एक प्लॉट होता है जिसको हम कहते हैं रगून प्लॉट। ठीक है, रगून प्लॉट में क्या होता है? रगून प्लॉट में ये होता है कि आपके पास एक्स एक्सिस में आपके पास एनर्जी डेंसिटी होती है, और वाई एक्सिस पे आपके पास पावर डेंसिटी होती है। तो हम जरा पहले समझते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी एंड व्हाट इज द पावर डेंसिटी। बाय द वे एक चीज़ मुझसे मैं भूल गया कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे ही हमेशा एनर्जी डेंसिटी होगी, वाई एक्सिस पे पावर डेंसिटी हो सकती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो रगून प्लॉट दोनों तरीक़ों से ड्रॉ किया जाता है कि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कभी कभार वाई एक्सिस पे भी ड्रॉ करते हैं, पावर डेंसिटी को बॉटम पे करते हैं, लेकिन स्टिल आपने ये याद रखना है कि आपके पास कौन सा जो डिवाइस है उसकी एनर्जी डेंसिटी कहाँ पे लाई करती है और पावर डेंसिटी कहाँ पे लाई करती है, वो आपने मेंटेन रखना होगा। लेट्स टू इमेजिन कि हमारे पास कन्वेंशनल कैपेसिटर्स की पावर डेंसिटी सबसे हायर होगी और एनर्जी डेंसिटी इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, सो ये ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। ये हमेशा आपने अगर लेट्स सपोज पावर डेंसिटी को आप एक्स एक्सिस में लिख रहे हैं, तब ये जो कर्व होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है कन्वेंशनल कैपेसिटर, दैट मस्ट बी ड्रॉन हेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी डेंसिटी भी कम है और पावर डेंसिटी भी कम है। तो ये बॉटम पे आ जाइए अगर पावर डेंसिटी को आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये है। अब एक एक डिवाइस की ज़रा थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेन भी करते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश भी करते हैं। अभी तक सबको समझ आ रही है, राइट? जी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज नहीं है। एक को आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरा का ऑब्वियसली इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये एक सिंगल डिवाइस में इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अगर आप उसको ओवर डिवाइस मतलब एक सुपर कैपेसिटर और लिथियम आयन बैटरीज का कंपैरिजन करें तो उसमें ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अभी जरा इसको डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की मैं इस क्यों इस तरह कह रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए ऐसा है कि आपके पास लेट सपोज अगर कन्वेंशनल कैपेसिटर्स की बात की जाए तो कन्वेंशनल कैपेसिटर्स की हमेशा पावर डेंसिटी हायर होगी। ठीक है, और उसकी एनर्जी डेंसिटी हमेशा सबसे कम होगी। द रीज़न इज कि इसका जो मैकेनिज्म है एनर्जी स्टोर करने का, कन्वेंशनल कैपेसिटर किस तरह आपके पास एनर्जी स्टोर करते हैं, आपके मैं ड्रॉ भी करना शुरू कर देता हूँ साथ में ताकि हमें समझ भी आती रहे। सो इसमें हम जाते हैं जी पॉइंटर में। लेट्स डू इट। ठीक है, तो हमारे पास कन्वेंशनल कैपेसिटर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव होता है। या फिर लेट्स सपोज आप इसको भी इग्नोर कर लें, कोई पॉजिटिव नेगेटिव भी फिलहाल नहीं है। ठीक है, आपके पास ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, दोनों ही कॉपर की हैं। ठीक है, एक साइड पे भी कॉपर है, दूसरे साइड पे भी क्या है, कॉपर है। इनके दरमियान आपने किसी मटेरियल को रखा है या फिर आपके पास एयर है या फिर चले इवन वैक्यूम क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन ये एक सेपरेशन से आपके पास एक दूसरे से दूर है। तो ये जो दूर है एक दूसरे से, इसके बिना पे अगर आप अब इसको लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, इसको नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ये आपके पास कंडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव नहीं करेंगे। द रीजन बीइंग कि आपके पास क्योंकि दरमियान में एक क्या चीज़ आ गई है, एक एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया। ठीक है, वो एक्स्ट्रा मटेरियल क्या करेगा, अगर लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे उसके नेगेटिव चार्जेस करीब आ जाएंगे। आपको पता है कि हमेशा जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो अपने ऑपोजिट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो उस मटेरियल के अंदर भी कुछ चार्जेस होंगे तो नेगेटिव को वो पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी की वजह से आपके पास कंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये रीजन होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा इस मटेरियल के थ्रू।
जिस तरह कंडक्टर किसी कॉपर, अगर लेट सपोज कोई वायर ली जाए उसमें कंडक्शन शुरू हो जाती है, ये वाला फिनोमेना यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये कितना एनर्जी दे के, ये कितना लेट सपोज अपने अंदर वो इस तरह स्टोर करता है, पोलराइज हो जाता है। और आपको पता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो ये एक पोल बना देता है। ठीक है, ये एक ही मटेरियल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस पोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और यही असल में इस एनर्जी स्टोरेज का मैकेनिज्म है कैपेसिटर के अंदर। ये क्या करते हैं कि आपके पास इस प्लेट के करीब जो है, सॉरी, इस प्लेट के करीब आपके पास ये नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं, इसको एक्युमुलेट कर दिया जाता है, या फिर आसान अल्फाज में इधर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, जब आपको चाहिए होता है तो आप ये पोलैरिटी इससे हटा देते हैं, फिर ये दोबारा क्या करते हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इस प्लेट के करीब एक्युमुलेट हुए थे, ये दोबारा मूव ऑन होना शुरू हो जाता है। तो इस बेसिस पे जब कोई एनर्जी स्टोर होती है, वी कॉल इट द कन्वेंशनल कैपेसिटर, उस डिवाइस को कन्वेंशनल कैपेसिटर कहा जाता है, और इस मैकेनिज्म को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज स्टोरेज। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, दैट्स इट। ठीक है, कोई आपके पास केमिकल फिनोमिना नहीं हो रहा, कोई और फिनोमिना नहीं आ रहा, द जस्ट फिजिकल फिनोमिना है। और वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस की वजह से और स्टैटिक चार्जेस की वजह से वो क्या हो रही, एनर्जी वहां पे स्टोर हो गई। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ अ कन्वेंशनल कैपेसिटर। और आपको पता है जब स्टैटिक चार्जेस की बात होती है तो ये बहुत फास्ट होता है, चार्ज भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और ये एनर्जी स्टोरेज भी फास्ट है और गिव अवे भी फास्ट है। दोनों तरीके में ये क्या होगा, ये फास्टर होगा। सो इसी बेसिस पे आपके पास इसकी पावर डेंसिटी भी क्या, वो पावर डेंसिटी क्या होगी, वो हायर होगी, जबकि एनर्जी डेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे स्टोर नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये एक सबसे बड़ा इशू है। तो इस टर्म पे जरा गौर कीजिएगा, पावर एंड डेंसिटी। ठीक है, जब डेंसिटी का वर्ड आता है तो हम कोई स्पेसिफिक बताते हैं कि भाई ये 1 kg में इतना वॉट एनर्जी स्टोर कर सकता है। इसी तरह एनर्जी डेंसिटी के किस्से में हमारे पास हम कहते हैं कि इतना वॉट आवर जो है इतने केजी मटेरियल में ये स्टोर कर सकता है। सो हमेशा याद रखिएगा, कन्वेंशनल कैपेसिटर्स जो हैं वो कम एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन आपको जो एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, हाई पावर डेंसिटी उनकी होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आई थिंक क्वाइट क्लियर है सबको। आवाज तो आ रही है ना सबको? एक बंदा कोई रिस्पॉन्स करता जाए यस प्लीज। सर, आ रही है आवाज। जी जी, सर। बस यस एक सर, आ बार। रही है। जी, एक बंदा सिर्फ रिस्पॉन्स देता जाए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन भी रहे हैं और मेरी आवाज़ जा भी रही है, ट्रांसफर भी हो रही है आपको। एनीवेज, ठीक है, तो ये कन्वेंशनल कैपेसिटर्स का किस्सा हो गया। फिर उसके बाद हम इसकी तरफ बाद में आते हैं, क्योंकि ये फिर समझाना बाद में ज़रा इजी होगा। पहले ज़रा हम कॉन्सेप्ट समझते हैं लिथियम आयन बैटरी का, या फिर कोई भी बैटरी का। उस बैटरी में ये होता है कि आपके पास यही सेम फिनोमिना होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स आपके पास होंगे, लेकिन एक चीज जो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि दरमियान में जो आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल भी लाजमन होगा। ठीक है, और इनके दरमियान एक पोरस मेम्ब्रेन या सेपरेटर भी होगा। मैं एस ड्रॉ करता हूँ और ई एल लिख देता हूँ, तो आप इसे समझ जाइएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, E1 मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे E2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का सेटअप होता है। ये इलेक्ट्रोड जो होता है आपके पास पॉजिटिव साइड पे, ये हमेशा कंज्यूम होगा। कंज्यूम से मुराद ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, अगर ये मटेरियल है तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, ये क्या करेगा, यहाँ से लिथियम को आयनाइज करके यहाँ पे ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे लेके आएगा। ठीक है, लिथियम जब आयनाइज स्टेट में जाता है तो वो बहुत स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है उसका डायमीटर। छोटे होने की वजह से, डायमीटर होने की वजह से ये इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये इसकी पोरोसिटी लेवल जो आपके पास सेपरेटर का होता है, नाफियोन अमूमन यूज़ किया जाता है, या फिर कभी कभार पीवीडीएफ को भी यूज़ किया जाता है, या इस तरह बहुत सारे और मटेरियल्स भी एज ए सेपरेटर यूज़ किए जा सकते हैं।
तो वो उन आयंस को पास करने देते हैं, लेकिन और किसी स्पीशी को आने, मतलब एटॉमिक स्केल पे मूव ऑन नहीं होने देते। तो ये आयंस जब इधर आते हैं, ये इसी इलेक्ट्रॉन जो उसने इजेक्ट किया होता है उसके साथ फिर ये दोबारा एटॉमिक स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है। अब लिथियम जो है वो केमिकली पहले आयनाइज हो रहा है, फिर जब इलेक्ट्रिकली सॉरी आयनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रिकली जब आयनाइज होता है फिर वो केमिकली वो ट्रांसफर होता है वाया दी सेपरेटर, और ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे आके यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एटॉमिक स्केल में यहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है। फिर जब हमें वो चार्ज चाहिए होता है तो ये दोबारा वापस अपनी तरफ वो पुराने इलेक्ट्रोड की तरफ जहाँ से वो निकला होता है उसकी तरफ आयनाइज स्टेट में दोबारा आता है। ठीक है। तो ये हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जब आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे लिथियम को आयनाइज कर देगा, मूव ऑन करने देगा। ये इलेक्ट्रॉन गिव अवे करेगा तो ऑक्सीडेशन होगी, फिर वही इलेक्ट्रॉन जब आपके पास क्या है उसके साथ मिलेगा तो एटॉमिक स्केल में लेके जाएगा। वही प्रोसेस दोबारा क्या होगा, रिवाइज होगा दूसरे केस में। ठीक है जी, समझ आ गई। तो बैटरीज में क्या होता है, हमेशा आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स, दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट जो असिस्ट करता है चार्ज की मोशन में। ठीक है। स्पेस के अंदर चार्जेस मूव इस तरह नहीं कर सकते, तो कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई लिक्विड सोर्स, कोई जेल नुमा सोर्स वो क्या करता है, या फिर सॉलिड भी इवन इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू ये क्या हो जाता है, मूव ऑन होता है ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, वहां पे एटॉमिक स्केल में वो वहां पे बैठ जाता है, या कोई कंपाउंड बना देता है यहाँ पे। फिर दोबारा जब हमें चार्ज चाहिए होता है तो ये दोबारा सारा प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, वापस हो जाता है। ठीक है। तो ये है बैटरीज का कॉन्सेप्ट। अब बैटरीज के कॉन्सेप्ट में आप ये समझ गए होंगे कि ये पूरा प्रोसेस अगर होना है, पहले आयनाइजेशन होनी है, आयनाइजेशन के नतीजे में फिर उसने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाना है, इलेक्ट्रोलाइट के बाद फिर सेपरेट के थ्रू थ्रू पास होना है, फिर उसने क्या करना है, ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे वहां पे जाके कंपाउंड बनाना है, या फिर उधर बैठ जाना है। इट टेक्स टू मच टाइम। ठीक है। इसीलिए जब भी बैटरीज की बात होती है तो वो चार्जिंग टाइम भी उनका ज़्यादा बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि आपके पास उसकी एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी ऑब्वियसली वो हायर होगी। ठीक है। क्योंकि आपके पास बहुत सारे आप जो एटॉमिक आपके पास जब कंपाउंड होता है बहुत सारे आयंस वहां से निकल सकते हैं, बहुत सारे आयंस निकलने की वजह से इसकी एनर्जी डेंसिटी हमेशा हायर होगी। तो आप उसको एनर्जी डेंसिटी की स्केल में आपके पास रगून प्लॉट में इसको आप राइट साइड पे देख रहे हैं। ठीक है। कन्वेंशनल कैपेसिटर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड मींस कि बहुत कम एनर्जी डेंसिटी है इनकी, जबकि बैटरीज की, लिथियम आयन बैटरीज की, उनकी या सोडियम आयन बैटरीज वगैरह उनकी एनर्जी डेंसिटी हायर है। ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज इट्स पावर डेंसिटी इज लोअर। ठीक है। क्यों लोअर है, क्योंकि ये आपके पास स्लो प्रोसेस है, चार्जिंग का भी प्रोसेस स्लो होगा, और ये गिव अवे ऑफ चार्जेस भी स्लो प्रोसेस होगा, तो स्टडी होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए लिथियम आयन बैटरीज में जो भी रिसर्च हो रही है आजकल, दैट इज टुवर्ड्स कि हम उसको फास्टर वे में चार्ज करें। द सेकेंड वन इज कि हम उसको क्या करें, अगेन वो फास्टर वे में उसको डिस्चार्ज भी अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो वो भी कर सके। आज से कुछ वक्त पहले आपको ये किस्सा याद होगा कि एक फ्लाइट के दौरान सैमसंग का जो, मैं उसकी ऑब्वियसली बुराई तो नहीं कर रहा, मैं खुद भी सैमसंग यूज़र हूँ, लेकिन वह वैसे बता दूं कि सैमसंग मोबाइल के साथ ये ट्रेजिडी हुई थी कि उसकी बैटरी जो है दैट गॉट हीट अप, और वो हीट अप होने की वजह से वो बर्स्ट हुई थी, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए वो फिर बैन भी हुए थे, अगर आपको याद होगा ये किस्सा। सो द रीज़न बीइंग कि हमारे पास जो बैटरीज हैं ये हाई पावर आपको इन कम कम टाइम में नहीं दे सकते। अभी तो ऑब्वियसली बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं, लिथियम पॉलीमर बैटरीज की तरफ लोग अब जा रहे हैं ताकि ये इश्यूज को टैकल किया जा सके। बहरहाल टू कट इट शॉर्ट कि लिथियम आयन बैटरीज की पावर डेंसिटी हमेशा कम होती है। ठीक है। बर्स्ट ऑफ एनर्जी अगर आपको चाहिए तो लिथियम आयन बैटरी इज नॉट द चॉइस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। यस सर। जी। अच्छा, अब आते हैं जी सुपर कैपेसिटर वाली साइड पे। अब जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि ये फंक्शन तकरीबन कैपेसिटर वाला करेगा, लेकिन ये सुपर है एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल कैपेसिटर। ठीक है। जो मसले कन्वेंशनल कैपेसिटर के अंदर हैं वो सुपर कैपेसिटर में क्या किए जाते हैं, वो टैकल किए हुए होते हैं।
कैसे टैकल करते हैं उसको? आपके पास कन्वेंशनल कैपेसिटर में स्टैटिक चार्जेस स्टोर होते हैं, और वो स्टैटिक चार्जेस बर्स्ट ऑफ एनर्जी आपको दे सकते हैं, कम टाइम में हाई एनर्जी आपको दे सकते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, पावर डेंसिटी हमारे पास हो, कम टाइम में ज्यादा एनर्जी दे सकता है, दैट मीन्स इसकी पावर ज्यादा है। तो ये, अब पावर डेंसिटी कन्वेंशनल कैपेसिटर की ज्यादा है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी उसकी कम थी। ये सुपर कैपेसिटर क्या करते हैं, ये उस बैटरी से भी कुछ अफादियतें लेते हैं और कुछ कैपेसिटर से लेते हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इसमें जो सुपर कैपेसिटर में कन्वेंशनल कैपेसिटर भी होता है और बैटरी भी होती है, इनकी कम्बिनेशन होती है। कैसे? मैं जरा इसको एक मिनट जरा ड्रॉ करते हैं डिस्कार्ड करके। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं सुपर कैपेसिटर में, क्या करते हैं, तकरीबन सेटअप जो होता है वो किसका होता है, वो हमारे पास बैटरी की तरह ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है, मेजॉरिटी की बात मैं बार बार करूंगा इसमें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये क्या होता है, ये पोरस होता है। ठीक है, पोरस इलेक्ट्रोड होने की वजह से अब आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ पोरस हो जाए उसकी सरफेस क्या होती है, वो हायर होती है, सरफेस एनर्जी हायर होगी, सरफेस एरिया हायर होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्टैटिक चार्जेस ज्यादा होंगे। स्टैटिक चार्जेस ज्यादा जो होंगे तो उसकी पावर डेंसिटी क्या होगी, दैट मस्ट बी हायर। ठीक है, तो कोई फोम किस्म का मटेरियल होता है, जिस तरह निकल को सबसे बेस्ट समझा जाता है आजकल। सो उस निकल को, उसका फोम यूज करके उसको एज एन इलेक्ट्रोड यूज करें। ठीक है, और उसकी मजीद एनर्जी डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसके ऊपर, इस फोम के ऊपर मटेरियल को कास्ट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड यूज होते हैं कि आप एक कोई सोल्यूशन बना दें और वो सोल्यूशन इस निकल फोम के ऊपर ड्रॉप वाइज गिराते जाएं, तो वो इसको क्या कर देगा, इन पोर्स को क्या कर देगा, फिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी तरह ये मटेरियल भी। ठीक है, और बाकी मैंने जिस तरह बताया कि बैटरी की तरह ही होता है, सेपरेटर भी दरमियान में होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा, वो दोनों तरफ इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी लाजमन होगा। अब आपके पास क्या है, जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या सपोज एनर्जी स्टोर कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ से कुछ एटम, कुछ जो होते हैं आयनाइज्ड हो जाते हैं मटेरियल एलिमेंट्स। वो आयनाइज होने की नतीजे में ये इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं, और इसके थ्रू जब पास होते हैं ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे आके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। सो ये था कॉन्सेप्ट जो बैटरी वाला था। ठीक है, तो बैटरी वाला यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो भी इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेट सपोज अगर OH माइनस आयंस हैं, तो वो OH माइनस आयंस जो हैं वो इस इलेक्ट्रोड के करीब आते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव OH माइनस आयंस भी यहाँ पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। वो रीजन है जिसकी वजह से ये सुपर कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सो दो हो गई ये चीजें अब आपके पास। एक ये है कि उस इलेक्ट्रोड का मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, दूसरे ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर वहां पे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है। दूसरे केस में आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस क्या करते हैं, उसको बैलेंस आउट करने के लिए उसके करीब आते हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के करीब, जिसकी वजह से आपके पास ये क्या है, स्टैटिक चार्जेस की भी एक पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होता है। अब आपके पास यहाँ पे दोनों किस्से हो रहे हैं, कैपेसिटर वाली का कहानी भी हो रही है और बैटरी वाली कहानी भी हो रही है। तो ये दोनों क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, सुपर कैपेसिटर और बैटरीज का आपके पास क्या है, उसकी कॉम्बिनेशन है। इसमें बैटरी का भी वर्किंग प्रिंसिपल है और कैपेसिटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल है। आजकल ज्यादा ये समझा जा रहा है कि प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, तो वो सुपर कैपेसिटर जो है वो दैट कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, बिकॉज इट इज हैविंग द pros of both devices, conventional capacitors as well as the lithium ion batteries। तो इनकी कॉम्बिनेशन के ये प्रॉपर्टीज वो शो करता है। ठीक है, सुपर कैपेसिटर की हमेशा एनर्जी डेंसिटी भी हायर होगी, पावर डेंसिटी भी आपके पास हायर होगी। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अब यहाँ पे आपके पास जो वो कॉन्सेप्ट है जो बुरहान ने कहा था कि क्या ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, पावर डेंसिटी जिसकी हायर होगी उसकी एनर्जी डेंसिटी भी, एनर्जी डेंसिटी लो होगी, जिसकी एनर्जी डेंसिटी हायर होगी उसकी पावर डेंसिटी लो होगी। तो वो ऑपोजिट जो रिलेशन है वो सुपर कैपेसिटर के लिए वैलिड नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि सुपर कैपेसिटर्स की के वर्किंग प्रिंसिपल बोथ पे रिलाई करते हैं, बैटरी पे भी रिलाई करते हैं, कन्वेंशनल कैपेसिटर्स पे भी कर सकते हैं, करते हैं। तो इन दोनों की कम्बिनेशन क्या करती है, इसकी पावर डेंसिटी भी बढ़ाती है और इसकी एनर्जी डेंसिटी भी वो बढ़ाती है। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? जी, यस कोई सर। सुन रहा? जी, चलें, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखें हमारे पास जो जब भी हम बात करेंगे तो नैनो मटेरियल का लाजमन टच देना होगा उसमें, क्योंकि नैनो मटेरियल्स का की अफादियत भी ऑब्वियसली किसी से ढकी छुपी नहीं है, बैटरीज के केस में भी, कन्वेंशनल कैपेसिटर्स के केस में भी, और सुपर कैपेसिटर्स के केस में भी। ये याद रखिएगा कि एनर्जी साइड पे अगर आप किसी नैनो मटेरियल की एप्लीकेशन की बात करें और पूरी एक फील्ड की बात करें, तो उसमें आपके पास नैनो मटेरियल के लिए एनर्जी की साइड जो है दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि आपके पास सबसे हायर एनर्जी डेंसिटी, सबसे हायर एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी वो हमेशा नैनो मटेरियल ही शो करेंगे। ठीक है, एंड द रीज़न बीइंग कि हमारे पास नैनो मटेरियल बहुत छोटे होते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत हायर होता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज मिल के उसको क्या करते हैं, उसको एक आइडियल मटेरियल बनाते हैं फॉर द एनर्जी स्टोरेज या कन्वर्जन एप्लीकेशंस के लिए। तो इन नैनो मटेरियल्स को आप इस फील्ड में लाजमन देखेंगे। इस यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया है, दैट इज फ्यूल सेल। ठीक है, ये कन्वर्जन डिवाइस है, बट स्टिल इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है ये बहुत हायर है। ठीक है, इसको जब हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे, अभी के लिए बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा। शायद किसी ने पढ़ा भी होगा इस फील्ड में, थोड़ी सी रिसर्च भी की होगी, बट आइडियली स्पीकिंग फ्यूल सेल के अमूमन थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, तो इसलिए वहाँ पे ही उसको डिस्कस करेंगे जब हम फ्यूल सेल शुरू करेंगे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक से जो हॉट टॉपिक है, जो आजकल हर जगह पे, इवन आप चने गाड़ियों में भी देखते हैं, आप घरों में भी देखते हैं यूपीएस के तौर पे, उसके साथ बैटरी कनेक्ट होती है, गाड़ी में भी बैटरीज, हर जगह पे आपके पास आइडियल सोर्स समझा जाता है कि दैट इज बैटरी। और टेस्ला भी ऑब्वियसली अपनी कार्स में टेस्ला सेल्स ही यूज करता है। एक चीज यहाँ पे चलें, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि टेस्ला ने अभी रिसेंटली से जब मैं बात करता हूँ, तो जस्ट 5 इयर्स अगो उन्होंने अपने बैटरी के डिजाइन में मतलब बहुत चेंज लेके आए हैं। पहले वो क्या करते थे, पूरा का पूरा एक पैक जो है वो क्या करते थे, वो एक सेल बनाते थे, किस चीज का, मतलब वो बैटरी का सेल बनाते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब उसकी वेट और हाइट होती थी। अब आपको पता है कि अगर लेट सपोज इस सेल को आपने चार्ज करना है, तो आपके पास ये पॉजिटिव लेट सपोज है, ये नेगेटिव जब आपने प्लेट लगा दी है, ठीक है, और आप किसी सोर्स से उसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या बहुत टाइम रिक्वायर्ड होगा कि आप यहाँ पे कोर को भी आप पोलराइज कर दें। ठीक है, वो पोर भी, अगर आपने कोर को भी कोर से मुराद बिल्कुल इंटरनल या फिर मिड जो है उसका, वो भी अगर आयनाइज करना है, ये फिर मुश्किल होगा फुल पैक में। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे सेल्स में अब उन्होंने क्या कर दिया है, मतलब 5 साल पहले ये उन्होंने अब इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि टेस्ला ने अपने जो पूरी के पूरा पैक बनाने के बजाय हर पैक के अंदर बहुत सारे सेल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। इससे हुआ ये कि एक तो चार्जिंग में भी आसानी हो गई, हर एक को पैरेलल सर्किटरी के थ्रू ये मतलब वो क्या करते हैं, चार्ज कर भी किया जा सकता है, मल्टीपल वायरिंग के जरिए से उनको चार्ज भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये है कि एक सेल का इफेक्ट बाकियों पे नहीं होगा। जब आपके पास बहुत सारी बैटरी, मतलब बहुत बड़ी बैटरी होगी, तो एक जगह पे भी फॉल्ट हो गया, पूरा का पूरा सेल क्या हो गया, फॉल्टी हो गया। यहाँ पे अगर एक सेल फॉल्टी हो गया तो आप उसको निकाल बाहर करें, बाकी सेल्स फिर भी उसी पोटेंशियल पे काम कर रहे होंगे। सो छोटे छोटे सेल बनाने का मकसद ये था कि एक तो ये है कि उसका इफेक्ट हर जगह पे ना हो, दूसरा क्या है कि कॉस्ट भी रिड्यूस करनी थी, और फास्टर वे में उसको चार्ज और डिस्चार्ज करना भी एक मकसद था। तो ये सारे के सारे क्या है, ये प्रोज हैं। अब क्वेश्चन इसमें से कैसे बन सकता है कि चले आपको एक लेट्स सपोज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया गया कि आपका टास्क ये है कि आपने बैटरी ही से आपने हाई एनर्जी और पावर डेंसिटी लेनी है। तो कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि उसकी पावर डेंसिटी भी हायर हो, एनर्जी डेंसिटी भी हायर हो, और आपने मटेरियल को भी चेंज नहीं करना।
सो द आंसर विल बी कि हम मल्टीपल सेल्स को यूटिलाइज कर लें। दूसरा क्या है कि हम इसी में ही अब मल्टीपल मतलब क्या करें कि मतलब पूरे के पूरे जो सेल्स हैं उनको नैनो बैटरीज में कन्वर्ट कर दें, छोटे छोटे सेल्स में हम उसको कन्वर्ट कर, जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको भी नैनो साइड पे बना दें। सो विद दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, अगर मटेरियल भी नहीं चेंज करना, जस्ट डिज़ाइन चेंज होगा और उससे हम क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी हायर अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। जी सर, ठीक है। चलें। अब आपके पास अमूमन जब बात की जाती है इलेक्ट्रोड्स के मामले में, लिथियम पे तो सारे एग्रीड होते हैं, सबको पता है कि लिथियम ही हमेशा आपके पास, लेट्स सपोज पॉजिटिव साइड पे हम यूज़ करेंगे, ताकि लिथियम का आयनाइज सोर्स यूज़ करते हुए हम उसकी एनर्जी स्टोरेज करें। बाय द वे लिथियम इज़ द स्मॉलेस्ट, अगेन उसको कह सकते हैं जो थ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मतलब वो आपके पास लिथियम सॉरी प्लस एक स्टेट में आपके पास रह सकता है, बहुत छोटा उसका साइज होता है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हम लिथियम को ज़्यादा मतलब उसमें एप्लीकेशन में भी देखते हैं, और कॉन्सेप्चुअली भी आपके पास लिथियम कैन बी द बेस्ट सोर्स फॉर द एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी। ठीक है, इसलिए उसकी एनर्जी डेंसिटी भी हाई है। आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो लिथियम को आप उसी ग्रुप में पाएंगे कि बहुत छोटा उसका डायमीटर। ठीक है, और आपके पास लीस्ट जो आप लिटरेचर और आपके पास जो कोई इंफॉर्मेशन होगी, दैट विल बी कि काउंटर इलेक्ट्रोड पे क्या चीज़ वहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो काउंटर इलेक्ट्रोड पे आपके पास हमेशा कार्बन बेस्ड मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, एंड द रीज़न इज कार्बन बेस्ड मटेरियल्स आर हैविंग द हाई सरफेस एरिया। दूसरा ये है कि ये इंतहाई इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी हैं। तो इन मेन रीजंस की वजह से इनको, और मैकेनिकली भी रॉबस्ट होते हैं, टूट फूट का शिकार नहीं होते। तो इन बेसिस पे हम उमूमन क्या करते हैं, कार्बन बेस्ड मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। और उन कार्बन बेस्ड मटेरियल्स में भी फिर आपके पास जो ग्राफीन है, ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं ग्राफीन इज जस्ट वन एटॉमिक लेयर आपके पास, वो क्या है, दैट इज थिक। एट वन एटॉमिक लेयर अगेन उसकी थिकनेस होती है, और उसकी भी वजह से इसकी एनर्जी, इसको मतलब ये दो लेयर्स के दरमियान लिथियम के एटम्स को बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कर सकता है, वहाँ पे स्टेबल कर सकता है, वहाँ पे बिठा सकता है। और यही मेन मकसद था ना कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स थे, अगर आपको याद हो, एक साइड पे आपके पास लिथियम बेस था, दूसरी साइड पे आपके पास काउंटर इलेक्ट्रोड था। यहाँ से लिथियम आयनाइज होके ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे बैठ रहा था। ठीक है, तो एक तो ये है कि इस यहाँ पे काउंटर इलेक्ट्रोड का कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना ये भी जरूरी था। और दूसरा क्या है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन चले मतलब इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसने गिव अवे किया होगा, ये ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे आके उसको दोबारा एटॉमिक स्केल पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो आप वायर कनेक्ट करते हैं, आपको भी पता होगा बैटरी को किसी वायर के साथ भी कनेक्ट करना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो उसने इजेक्ट किया होता है, ये अगेन ऑपोजिट साइड पे आके इसको न्यूट्रल करके एटॉमिक स्केल पे कन्वर्ट कर देगा। जब आपको चार्ज चाहिए होगा, ये प्रोसेस दोबारा वापस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे उसके साथ मिल जाता है, यहाँ पे दोबारा ये लिथियम आयनाइज प्लस स्टेट में चला जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस अगेन यहाँ पे मटेरियल तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना भी ज़रूरी हो गया। दूसरा क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए यहाँ पे कि जो दरमियान में पोरोसिटी उसके हो। ठीक है, सो ग्राफीन इज वन ऑफ द मटेरियल्स कि जिसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो 2D शीट होती है, सिंगल एटॉमिक लेयर होता है, और इन दो एटॉमिक लेयर्स के दरमियान स्पेसिंग भी क्रिएट की जा सकती है। उस स्पेसिंग के नतीजे में यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, लिथियम के एटम्स बहुत इजीली मैनेज हो सकते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, या फिर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ज्यादा बेहतरीन वर्ड ये होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है जी। सो कार्बन वेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगेन ऑन अर्थ। उसके लिए भी ऑब्वियसली आप हर जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी देखते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, हर जगह पे यही कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन बेस्ड मटेरियल्स ही हैं। लेकिन फैसिनेटिंग कार्बन मटेरियल किस बिना पे भी ऑब्वियसली क्या है कि इट्स एग्जिबिट्स लीनियर, प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रन, तीनों किस्म के स्ट्रक्चर ये बना सकता है। इसके 0D स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, इसके 1D नैनो स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ये 2D में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और ये 3D में भी एग्जिस्ट कर सकता है। 0D में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्वांटम डॉट्स। 1D में कैसे, कार्बन नैनो ट्यूब या कार्बन नैनो रिबन। और 2D की फॉर्म में ग्राफीन नैनो शीट। और 3D में क्या है, ग्राफाइट।
ठीक है। तो ग्राफाइट, ये तीन चारों किस्मों के इसके स्ट्रक्चर्स कार्बन के अवेलेबल भी हैं, अगेन नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं, इसको सिंथेटिकली बनाया भी जाता है। ठीक है। अब ग्राफाइट की, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ये आपके पास 3D टाइप ऑफ नैनो पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स क्या होती हैं, स्टैक पड़ी होती हैं। उस स्टैकिंग किस चीज़ की होती है? वो 2D शीट की होती है। और हमने 3D नैनो मटेरियल की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि हमारे पास बहुत सारे जो शीट्स होंगे, अगर वो एक दूसरे के साथ स्टैक्ड हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिल के ये यहाँ पे रहें, तो फिर ये जब जुड़े रहें स्टैटिक चार्जेस की वजह से या फिर वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस की वजह से, उनको फिर हम क्या कहते हैं? 3D। ठीक है, 3D टाइप ऑफ नैनो मटेरियल कहते हैं। और उसको फिर अगेन आपको पता ही है कि अल्ट्रासोनिकेशन के नतीजे में दोबारा भी सेपरेट किया जा सकता है, बट बहरहाल इस स्टेट में हम उसको 3D फिर कहते हैं। सो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉपिक ऑफ कार्बन मटेरियल्स की अगर आप बात करें तो ग्राफाइट है। इवन पेंसिल्स में भी आप उसको यूज देख रहे होते हैं, ग्राफाइट की पेंसिल भी अवेलेबल होती है, वो भी नेचुरली ऑब्वियसली जो ग्राफाइट है उससे बनाई जाती है। ठीक है। सो ग्राफाइट इज सॉफ्टेस्ट। सॉफ्ट क्यों है? हम तो अभी ये कह रहे हैं कि कार्बन बेस्ड जो मटेरियल्स है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये ग्राफाइट इज सॉफ्टेस्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? सर उनकी जो लेयर होती है सर, जो लेयर स्टैक होती है लेयर बाय लेयर, उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होंगी, इसीलिए वो। एक्सीलेंट। आपके पास यहाँ पे जो लेयर है और यहाँ पे जो लेयर है, इनके अंदर जो बॉन्ड है वो तो कोवलेंट है, वो तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन इनके दरमियान जो आपके पास बॉन्ड्स हैं वो आपके पास बहुत वीक होती हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं। और सेकेंडरी बॉन्ड्स हमेशा आपको याद है, ये हमेशा वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो वीक बॉन्ड्स होने के नतीजे में ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास हो सकते हैं। तो उन स्लाइड पास होने की वजह से, बहुत इजीनेस की वजह से, हम इसको इवन पेंसिल्स वगैरह, इंक्स वगैरह या फिर लुब्रिकेशन के लिए अमूमन इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसकी वजह से हम इसको अब सॉफ्टेस्ट मटेरियल कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ग्राफीन शीट है, दैट कैन इवन बी स्ट्रॉन्गर देन द स्टील। ठीक है, अगर एक ग्राफीन शीट की बात की जाए जो सिंगल एटॉमिक है, उसकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ इज हायर देन द स्टील। ठीक है। स्पेसिफिक की बात जब भी की जाती है तो कंपैरिजन की बात हमेशा कंपैरिजन की वैल्यूज में होता है, कि अगर सिंगल एटॉमिक आप उसकी बात कर रहे हैं, ग्राफीन की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह सिंगल एटॉमिक लेयर स्टील की भी होगी, तब कंपैरिजन होगा। उस बेसिस पे हमेशा कार्बन बेस्ड मटेरियल्स आर दी बेस्ट एंड हाईली स्ट्रेंथ मटेरियल्स। ठीक है। सो वीक बॉन्डिंग बिटवीन द प्लेट्स डिटरमाइंस द सॉफ्टनेस ऑफ ग्राफाइट। ठीक है, वो वही डिफाइन करता है कि हमारे पास ग्राफाइट सॉफ्ट मटेरियल होगा, क्योंकि जो उसकी लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास हो सकती हैं। इसी तरह ग्राफाइट अकर्स फ्रॉम दी फ्लेक्स ऑफ लम्प्स अगेन, या लम्प्स की फॉर्म में हो सकता है। इनको हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर हम उस ग्राफाइट को किसी DI वाटर के अंदर, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स हो सकता है DMF वगैरह में, ताकि चले हम ऑक्सीडेशन वगैरह से भी हमें अगर बचाना है, तो हम उसको ग्राफाइट को इस के अंदर क्या करते हैं, पहले रखते हैं, फिर हम अल्ट्रासोनिकेशन करते हैं, या फिर ज़्यादा प्रेफर्ड ये होगा कि हम प्रॉप सोनिकेशन कर दें। प्रॉप सोनिकेशन में हम पावर भी मैनेज कर सकते हैं, और एक जिस तरह एक रॉड सा होता है उसका, उस मतलब अल्ट्रासोनिकेशन बाद में क्या होता है कि आपके पास हर जगह से अल्ट्रासोनिकेशन वेव्स पर्ज हो रही होती हैं। जबकि आपके पास जो प्रॉप सोनिकेशन है, ये इसमें प्रोब होता है यहाँ पे। ये प्रोब जो होता है ये कोई मेटालिक मटेरियल का होता है, वो निकल बेस्ड अगेन, या फिर स्टेनलेस स्टील का होता है। और इसके थ्रू हम बहुत हाई एनर्जेटिक अल्ट्रासोनिक वेव्स इस सॉल्यूशन पे पर्ज करते हैं, जिसकी वजह से अगर शीट्स एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं तो वो उनको क्या कर लेता है, वाया दी अल्ट्रासोनिक वेव्स इसको सेपरेट कर देता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनके दरमियान फोर्स वीक है, सेकेंडरी बॉन्ड्स है, तो इस बेसिस पे एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। कौन सी टाइप ऑफ स्टेबलाइजेशन हो जाती है इस तरीके से, अगर हम DI वाटर के अंदर उसको अलहदा करें, तो ये कैसे मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कौन से फिनोमेना के थ्रू? जी, कोई सुन रहा है? यस सर। ये किन का जवाब था जी? मटेरियल्स वालों को पता होगा, नाम बताएं प्लीज। बुरहान, अच्छा अच्छा। नहीं यार, आप लोगों ने ही पढ़ा हुआ है यार। ऐसा ऐसा तो नहीं है, आपको भी बताया था।
जी चलें। Steric stabilization. अच्छा, कोई और आंसर? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन होगी। आप पहुंच गई थी, लेकिन यह है कि दूसरा, द आंसर वाज नॉट करेक्ट। इसमें यहाँ पे हम कोई पॉलीमर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे। अगर पॉलीमर इंट्रोड्यूस करते तो फिर तो ऑब्वियसली ये पॉलीमर स्टेबलाइजेशन या फिर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होता। अ, हम क्योंकि पॉलीमर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे यहाँ पे, द ओनली थिंग दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग इज DI वाटर या फिर कोई और DMF सोर्स, उसके नतीजे में इनको सेपरेट कर रहे हैं। सो विद दैट हम ये कहेंगे कि ये किस बेसिस पे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से। ये एक दूसरे से DLVO थ्योरी की बिना पे ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। सो द रीजन कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, इन नैनो शीट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है। तो ये इट कैन बी वन ऑफ द वेज कि हमारे पास ग्राफाइट का चंक अगर पड़ा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा पाउडर स्टेट में कन्वर्ट करके फिर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स में उसके ऊपर पर्ज करेंगे। उसके नतीजे में ये शीट्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। और मतलब आपके पास अगर फूड, इसके लिए वैसे रिकमेंडेड जो टाइम होता है वो 48 आवर्स एटलीस्ट होता है। ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं सिंगल एटॉमिक लेयर आपने अचीव करनी है। सो दैट टेक्स टू मच टाइम। 48 आवर्स बहुत टाइम है। आपके पास पूरा 2 दिन और 2 रातें का टाइम है। इट टेक्स दैट मच टाइम टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बट स्टिल यू कैन गेट इट। ठीक है। इसी तरह डायमंड में फेस सेंटर्ड क्यूबिक अगेन या टेट्रागोनल अगेन स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह आपके पास बॉन्डिंग फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनसाइड, अगर आप शीट के अंदर दरमियान की बात करें। और मोनो लेयर ऑफ कार्बन एटम होती है, मतलब एक सिंगल एटॉमिक लेयर है। और हेक्सागोनली टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस तरह बेंजीन रिंग में स्ट्रक्चर होता है, एग्जैक्टली वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। कंप्लीट एक्सफोलिएशन ऑफ अ ग्राफाइट इनटू मोनो एटॉमिक लेयर्स कैसे किया जा सकता है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ कि हम बीकर के अंदर DI वाटर को डालेंगे, उसके अंदर ग्राफाइट को पाउडर स्टेट में ऐड करेंगे, अल्ट्रासोनिकेशन वेव्स पर्ज करेंगे, उसके नतीजे में ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो ये, इसको हम एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम किसी केमिकल के थ्रू एक्सफोलिएशन करें, केमिकल एक्सफोलिएशन हम किसको कहते हैं, कि आपके पास कोई लेट्स सपोज ग्राफीन है, उस ग्राफीन के ऊपर मतलब बहुत सारे ग्राफीन शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुई पड़ी हैं, तो आप यहाँ पे कोई बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है। हम यहाँ पे OH माइनस आयंस यहाँ पे पर्ज करें, यहाँ पे लगा दें, तो OH माइनस आयंस क्या हो जाएंगे, इसकी सरफेस के ऊपर जो बॉन्ड्स हैं, अगर आपको याद हो हम जब 2D शीट्स पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। वो डैंगलिंग बॉन्ड्स अनसेटिस्फाइड बॉन्ड होते हैं, हमेशा सरफेस के ऊपर अनसेटिस्फाइड बॉन्ड होंगे। अगर उनको सेटिस्फाई कर दिया जाए किसी तरीके से, तो हम ये सेपरेट कर सकते हैं शीट्स एक दूसरे से। तो उनको सेपरेट कैसे, कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है ग्राफाइट की शीट, ग्राफीन की शीट के ऊपर, तो वहाँ पे OH माइनस आयन अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। जब सेटिस्फाई हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। So one of the ways is chemical exfoliation, the other is फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन जस्ट DI वाटर के अंदर की जाती है, और केमिकल एक्सफोलिएशन किसी एथेनॉल या फिर एसिटिक एसिड इस तरह की इन्वायरमेंट में की जाती है। ठीक है। जी, कोई एक रिस्पॉन्स आ जाए जी। जी सर। अच्छा, तो आपके पास अब ग्राफीन इज अ मदर ऑफ ऑल ग्राफिटिक फॉर्म्स, ऐसे कहा जा सकता है। किसी एक ग्राफीन शीट से आप सारे स्ट्रक्चर्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसका ये छोटा सा पार्ट उठा लें, दैट इज क्या, ये क्या है आपके पास, कोई क्लस्टर भी कह सकते हैं इसको, या फिर आपके पास कोई बक्की बॉल भी बन सकता है राउंडेड शेप में। ठीक है। अगर वो राउंडेड शेप में बनाएगा, दैट विल बी कॉल्ड अ बकी बॉल, ये 0D टाइप होगा। अगर उसमें से कोई आप लॉन्ग मतलब एक लेंथ डायरेक्शन में उसको काटते हैं, तो ये एक नैनो रिबन बन जाएगा। या फिर उसको भी, अगर उस रिबन को भी आप क्या कर दें, एक दूसरे ये जिस तरह सफ़े को आप गोल करते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह ये क्या है, एक आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो लॉन्गिट्यूडल डायरेक्ट, आपके पास जो विड डायरेक्शन में उसको आप वो करें,
टर्न करें तो ये क्या बना देगा, ये कार्बन नैनोट्यूब। अगेन ये 1D नैनो स्ट्रक्चर फिर हो गया। इसी तरह 2D शीट कैसे बनाई जा सकती है, ऑलरेडी वो 2D शीट है। 3D कैसे बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे 2D शीट जो ग्राफीन के हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हों, तो अगेन वो फिर ग्राफाइट। तो ग्राफीन कैन बी कॉल्ड अ मदर ऑफ ऑल ग्राफिटिक स्ट्रक्चर या ऑल कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स। हमेशा कार्बन नैनोट्यूब ग्राफीन से ही बनता है। और ये भी एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, पिछले कोर्स में हमने पढ़ा था, जिस चीज़ की नैनो शीट बन सकती है उसकी ट्यूब लाजमन बनेगी। ठीक है, ये रूल ऑफ थंब है, जो आपके पास नैनो शीट बना सकता है वो लाजमन नैनो ट्यूब भी बना सकेगा। ठीक है जी। तो फिर आपके पास ग्राफीन द फ्लैट फॉर्म ऑफ CNT ऐसे कहा जा सकता है कि एक कार्बन नैनोट्यूब को कट करें तो फिर वो क्या हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट। इस तरह वाइस वर्सा भी समझा जा सकता है। ठीक है, कि उसको ट्यूब को काट दें, यू विल बी हैविंग अ 2D टाइप ऑफ अ थिन लेयर, जिसको हम कह सकते हैं कि 2D नैनो शीट। इसी तरह थिन ग्रेफाइट फ्लेक्स आर डिलैमिनेटेड फ्रॉम, अगेन पेंसिल से भी किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्कॉच टेप है और ग्रेफाइट पेंसिल है तो आप घर बैठे भी इसको देख सकते हैं, या फिर आप लेट्स सपोज एक लैब में है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उसमें भी आप ये ग्रेफाइट से फ्यू लेयर्स ऑफ ग्राफीन आप अचीव कर सकते हैं। कैसे, एक सफ़ा लें, उस सफ़े के ऊपर उस ग्रेफाइट पेंसिल की क्या है, एक लाइन लगा दें। उस लाइन लगाने के बाद आप उसके ऊपर स्कॉच टेप, जो प्लास्टिक वाली होती है, जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है, उसको उसके ऊपर लगा दें कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर उसको रिमूव कर लें। जब रिमूव करेंगे तो उसके साथ कुछ ग्राफाइट के पार्टिकल्स जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे। फिर उस ग्राफ जो आपके पास स्कॉच टेप है उसको बार बार एक दूसरे के साथ मिलाते जाएं और दूर करते जाएं। उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास ये लेयर्स एक दूसरे से अलग होंगी। ईच साइकिल में आप देखेंगे कि वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा होगा। और जब आपको उसकी शेप कुछ ऑयली सी नज़र आए, कुछ ऐसा नज़र आए कि वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त उसको जब आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको फ्यू लेयर्स ऑफ ग्राफीन वहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, ये कन्वेंशनल मेथड है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अगर लेट्स सपोज की लैब में जाते हैं इधर मेटालोग्राफी में, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स तो अवेलेबल हैं। आप क्या करेंगे कि एक पेंसिल से उस पेज के ऊपर एक लाइन लगाएंगे, उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट टेप लगाएंगे, फिर वो उसको एक दूसरे के बाद बस जोड़ेंगे, फिर दोबारा रिलीज करेंगे, जो उसके ऊपर अगेन अटैच करेंगे। बार बार करने से ये लेयर्स एक दूसरे से अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि ग्राफीन शीट के दरमियान जो है वो वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, और वो वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस वीक होती हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं ये, जिसकी वजह से ये क्या है, इनको बहुत इजीली रिमूव किया जा सकता है एक दूसरे से। तो दैट्स द रीज़न कि हम क्या करते हैं, इस डीलैमिनेशन का प्रोसेस वाया द स्कॉच टेप भी कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है। सो मोनोएटॉमिक लेयर डीलैमिनेशन क्या ना कर अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐसे किया जा सकता है, बट अगेन फुली मोनो, मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि एक सिंगल लेयर अचीव करना वाया द स्कॉच टेप अगेन विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन यह है कि आपके पास फ्यू लेयर्स ऑफ ग्राफीन शीट जो है वो आपको अचीव हो जाएंगे वहाँ पे। ग्राफीन में हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस सेंचुरीज अगो, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था इस पे, क्योंकि ग्राफाइट तो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ग्राफाइट से कभी ग्राफीन की कोई एप्लीकेशन में कभी इस तरह शायद ना यूज़ किया गया हो, या फिर चलें वो पाया गया हो लेकिन उस पर गौर ना किया गया हो। अब नाउ वी हैव सर्टेन टूल्स लाइक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइक द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वी कैन जज, वी कैन एनालाइज द ग्राफीन शीट सिंगल एटॉमिक लेयर्स को भी आप देखा जा सकता है। ठीक है, उसकी थिकनेस वगैरह, या फिर एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के जरिए अगर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड की तरफ जाना है, या फिर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, उसके जरिए से हम इन शीट्स को आप बहुत ईजिली देख सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा ऑब्वियसली कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी या एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से देखा जाए। फिर उसके बाद अगेन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैन बी द चॉइस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास क्या होगा कि बहुत सारी शीट जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैक पड़ी होंगी, फिर उसको SCM के थ्रू भी कुछ हद तक मतलब देखा जा सकता है। फ्यू लेयर्स को फिर अगेन ज़्यादा इजीली देखा जा सकता है उसमें।
अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन क्या होता है? हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक्सैगनली अरेंज्ड होते हैं ये एक दूसरे के साथ। sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है sp3, और आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। इनके दरमियान आपके पास थिकनेस जो होती है उसकी जस्ट 0.34 नैनोमीटर होती है, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम इसको कह दें, ठीक है। ये अब आपसे मतलब ऐसी बातें नहीं है कि हम बहुत बेसिक केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि ग्राफीन की आपके पास जो थिकनेस है दैट इज़ वेरी मिनिमल, और ये क्या कर सकते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड भी किए जा सकते हैं किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, किसी सॉल्यूशन के अंदर। और इसमें आपके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों होते हैं। मैं सिर्फ एक बेंजीन रिंग की तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। इसका स्ट्रक्चर हमेशा फिर अगेन रेप्लिकेट होता है। आपके पास ये और ये डबल बॉन्ड्स हैं, बाकी जगहों पे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ये कार्बन आपके पास ऑब्वियसली कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे मौजूद होता है। आपको पता है कि कार्बन क्या होता है, कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड्स हैं। एक बॉन्ड और कौन सा होगा? जो इसके एडजेसेंट कोई इस तरह की शीट होगी, ठीक है। तो उसके जरिए से ये क्या कर देगा, उसके साथ बॉन्ड, अब 4 उसकी वैलेंसी पूरी होगी, ठीक है। और अब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी लंबी, अगर लेट्स सपोज, या फिर लंबी चौड़ी शीट होगी, माइक्रोन स्केल की होगी, सो यू कैन इमेजिन कि फिर एंड पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे वो क्या होगा, डैंगलिंग बॉन्ड होगा, यहाँ पे अनसेटिस्फाइड बॉन्ड होगा। इसका मैं जिक्र कर रहा था, इसको अगर आप सेटिस्फाई कर दें तो शीट्स को एक दूसरे से रिमूव मतलब अलहदा भी किया जा सकता है केमिकल एक्सफोलिएशन के थ्रू, ठीक है। उसमें फिर एथेनॉल या फिर एसीटोन, या फिर आप लेट्स सपोज ज़्यादा अगेन कन्वीनियंट इन एसिटिक एसिड COOH बॉन्ड्स वगैरह फंक्शनल ग्रुप्स अटैच किए जा सकते हैं इसमें। अब जरा अगर एक स्लाइड के अंदर हम उसको स्पेसिफाई करने की कोशिश करें, सो हमारे पास ग्राफीन क्या है? दैट इज द थिनेस्ट पॉसिबल मटेरियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल एटॉमिक लेयर है, इसकी कोई थिकनेस इससे ज़्यादा नहीं होती। द सेकंड हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इनकी है। कार्बन बेस्ड मटेरियल जितने भी हैं उनकी आपके पास जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज़ वेरी हायर एज कम्पेयर टू इवन पॉलीमर्स, या फिर आप कॉपर का कोई लेट्स सपोज आइटम देख रहे हैं, उससे भी आपके पास ये क्या है, कॉपर की शीट से ये ज़्यादा थर्मली कंडक्टिव होते हैं। और अगेन द रीजन बीइंग आपके पास डबल बॉन्ड्स, और उसमें जो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज द मेन कल्प्रिट, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सिमिलर टू आपके पास कंडक्टिविटी हो जो कॉपर की तरह होती है। कॉपर इज अगेन आपको पता है कि बहुत हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होता है, और उसकी आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉपर होता है। और जब आपने मिनिएचराइजेशन करनी होती है किसी स्ट्रक्चर की, तो ऑब्वियसली कॉपर को तो नहीं यूज किया जा सकता है। ग्राफीन कैन बी वन ऑफ द चॉइस, ठीक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट कनेक्टिविटी शो करता है। देन अल्ट्रा हाई यंग्स मॉडुलस है इनका, ये बहुत हाई मॉडुलस मटेरियल, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर दिया कि इनके हायर मॉडुलस होने की वजह से हम इसको हाई स्ट्रेंथ मटेरियल भी समझते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि ये स्टील से भी क्या है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है अगर आप स्पेसिफिक की बात करें, ठीक है। और हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, क्योंकि जस्ट वन एटॉमिक लेयर है, तो सारी की सारी सरफेस ही क्या है, वो सरफेस मतलब सारे के सारे एटम सरफेस पे ही हैं, कोई एटम सरफेस से दूर नहीं है। तो वो खुद से एक सरफेस है। दैट मीन्स कि उनका स्पेसिफिक एरिया जो होगा दैट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट, आपके पास उसको कह सकते हैं। और आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू द गैस परमिएशन, क्योंकि सिंगल एटॉमिक लेयर है, दरमियान में स्पेस जो है ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते हैं, विच इज़ द रीज़न कि आपके पास ये क्या है, रेजिस्टेंट टू गैस परमिएशन, गैस के थ्रू पास नहीं हो सकती, ठीक है। सो हमारे लिए बैटरी के केस में ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? दे आपके पास एक तो ये है कि थर्मली कंडक्टिव है ये, ठीक है, ये थिनेस्ट मटेरियल है, और आपके पास ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल भी है, ठीक है, और हाई सरफेस एरिया भी। ये 4 मेन रूब्रिक्स हैं जिसकी बेसिस पे हम इसको बैटरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके पास ये हाईली सरफेस एरिया है, लिथियम आयंस को बहुत इजीली स्टोर कर सकता है, इलेक्ट्रिकली ये कंडक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, और हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होने की वजह से इनके अंदर हीट एक्युमुलेट नहीं हो सकती। वो ट्रेजेडी होने के चांसेस कम हो जाएंगे जो आपने थोड़ी देर पहले मैंने लेक्चर के दौरान बताया कि सैमसंग के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी कि वो हीट अप हो गया था ज़्यादा पावर कंजम्पशन की वजह से। तो वो वाले फंक्शंस क्या होंगे, वो नहीं हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हायर है। अगर मैनेज किया जाए कि वो जो हीट लॉस कर रहा है उसको किसी तरीके से बाहर भी फिर ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को भी ईजिली
इजीली दिया जा सके मोबाइल को, तो फिर ये हीट अप होने के चांसेस का खत्म हो जाएंगे। एंड द थिनेस्ट पॉसिबल मटेरियल है जिसकी वजह से लिथियम को बहुत इजीली एक्युमुलेट कराया जा सकता है। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब आपके पास अगेन वही बात आ गई कि 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द स्टील है, जिक्र हो चुका है। रेडिली सरफेस फंक्शनलाइजेशन इसकी की जा सकती है, जिस तरह मैंने बताया कि OH माइनस आयंस बॉन्ड्स अटैच किए जा सकते हैं यहाँ पे, या फिर COOH बॉन्ड्स जो हैं वो भी यहाँ पे अटैच किए जा सकते हैं। उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, ग्राफीन शीट स्टेबल हो जाते हैं, और ये डैंगलिंग बॉन्ड्स खत्म होने की वजह से हम इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं। ठीक है। एंड डिस्पर्शन इन मैनी पॉलीमर्स, पॉलीमर के अंदर और सॉल्वेंट्स के अंदर ये क्या किए जा सकते हैं, डिस्पर्स किए जा सकते हैं, इनको एक दूसरे से अलहदा किया जा सकता है। ठीक है। हाई लोडिंग इन नैनो कॉम्पोजिट्स के तौर पे, हाई लोडिंग जब हम कहते हैं, हाई लोडिंग मींस हाई वॉल्यूम परसेंट जो है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इतने वॉल्यूम परसेंट के साथ, मतलब 50% वॉल्यूम परसेंट के साथ भी हम इस नैनो कॉम्पोजिट्स के बना सकते हैं। ठीक है। सो रीजन बीइंग कि हमारे पास ग्राफीन क्या है, वो मतलब एक तो यह है कि स्ट्रॉन्गर भी है, सरफेस फंक्शनलाइजेशन भी इजी है, पॉलीमर या सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स भी किया जा सकता है, उसको स्टेबलाइज भी किया जा सकता है, और हाई लोडिंग होने की मतलब वजह से इसमें ज़्यादा मटेरियल भी यूटिलाइज किया जा सकता है, इसका मतलब किसी भी पॉलीमर के अंदर हाई लोडिंग के साथ। अब ये वही टेक्निक है, स्कॉच टेप, स्ट्रिपिंग, इसी तरह आयन स्पटरिंग के जरिए से भी किया जा सकता है, पर्ल्स लेजर डेपोजिशन के जरिए से भी शीट्स को मतलब टॉप डाउन अप्रोच से भी किया जा सकता है, कि हमारे पास बड़ी ग्राफाइट शीट मतलब चंक हो, उससे हम स्कॉच टेप के ऊपर बार बार लगाते जाएं, वो वाली कहानी। या फिर आयन स्पटर कर दें उसके ऊपर, आयन स्पटरिंग के नतीजे में भी एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरफेस के डेंगलिंग बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे। द थर्ड वन इज पल्स लेजर डेपोजिशन, कि उसके ऊपर लेजर को पर्ज किया जाए, वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा उसको, उस हीट एनर्जी के नतीजे में भी ये क्या हो जाएंगे, ये उस पल्स लेजर की वजह से भी ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन हर मेथड में एक मेथड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी होती है, एंड दैट इज बॉल मिलिंग, कि बॉल मिलिंग के नतीजे में आप ग्राफाइट से ग्राफीन बना सकते हैं। ठीक है। रीज़न बीइंग कि हम बॉल मिलिंग से अमूमन पार्टिकल साइज छोटा करते हैं, और उससे सेपरेशन करना विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। बहरहाल एक मतलब टू सम एक्सटेंट कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इस वजह से बुक्स में यह भी पढ़ाया जाता है। इसी तरह बॉटम अप अप्रोच में आर्क डिस्चार्ज मेथड है। आर्क डिस्चार्ज मेथड में हम कार्बन ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस करते हैं, या आर्क प्रोड्यूस करके हम उस मतलब इलेक्ट्रिक आर्क कब प्रोड्यूस होती है, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, करीब लेके आने की वजह से वहां से एक आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपकी बादलों में भी होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और वो अर्थ की तरफ फिर आती है, बिजली जो गिरती है, तो वही कॉन्सेप्ट आर्क बनाया जाता है, उस आर्क के नतीजे में हीट अप होते हैं वो, और वो कार्बोनेशियस मटेरियल दूसरे के साथ मिल जाते हैं, सॉलिडिफिकेशन हो जाती है, तो वो कार्बन, वो आपके पास कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड अगर आप पूछें तो दैट इज केमिकल वेपर डेपोजिशन। ठीक है। सिंथेटिक मेथड के लिए केमिकल वेपर डेपोजिशन इज द बेस्ट मेथड। इसी तरह वेट केमिस्ट्री से भी बनाए जा सकते हैं, आयन इम्प्लांटेशन या पायोलिसिस से भी बनाए जा सकते हैं, बट CVD इज द बेस्ट चॉइस। पायोलिसिस अगेन आयन इम्प्लांटेशन से क्या है, कार्बन को आयनाइज स्टेट में एक दूसरे के साथ मिलाएं। पायरोलिसिस क्या है कि आप क्या करें, कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो क्या हो जाए, कार्बन की एटम्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब वो एटॉमिकली दोबारा एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, तो उस नतीजे में ये कि अगर अरेंजमेंट उस तरह ग्राफीन लाइक वो कर दें, तो वो क्या मतलब आपके पास बेंजीन टाइप रिंग्स बनाते जाएं, तो दैट कैन बी अगेन वो पायरोलिसिस के नतीजे में सी वो भी बन सकता है, ग्राफीन शीट बनाई जा सकती है। बट द बेस्ट मेथड इज CVD। ठीक है। और CVD आपको पढ़ाई जा चुकी है मेरे ख्याल से। ये है वो स्क्वाश टेप मेथड, कि आप किसी सबस्ट्रेट के ऊपर वो ग्राफाइट के लाइन लगा दें, फिर बार बार ये एक दूसरे के साथ मिलाते जाएं, तो इन द एंड आपके पास ट्रांसपेरेंसी आने के साथ आप जब उसको टेस्ट करेंगे तो फ्यू लेयर्स ऑफ ग्राफीन को आप देख रहे हैं। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? क्लियर है सर। क्लियर है। अब मैं जरा क्वेश्चन करूं। कर चले ले हम सर, देख, आपकी मर्जी है। हाँ नहीं मर्जी तो नहीं, मर्जी तो देखें, ये तो लेक्चर का पार्ट नहीं होता कि आप क्वेश्चन तो लाजमन करते हैं, तो हम वैसे कर लेते हैं। आप जॉब से थके हुए आए होंगे, लेकिन स्टिल हम पूछते हैं कि क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं, और सीखा भी अभी तक क्या है। व्हाट इज रगून प्लॉट?
जी चलें, आपके सीआर से ही सीधा सीधा सवाल करते हैं कि वो भी सुन रहे थे या नहीं। सीआर, रंगून प्लॉट क्या है? एक्सीलेंट। और आपको चलें असिस्ट कौन करेगा कि इसमें ये हर जगह कन्वेंशनल कैपेसिटर की पावर डेंसिटी क्यों हायर होती है? जी जी, यही यार, यही आप बताएं यार। जी यही यार, चलें। और कौन है? लाइबा तहरीम, आप बता दें प्लीज। जी मुझे। हम्म, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस पे ज्यादा डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा बहुत बर्स्ट ऑफ एनर्जी होती है, एग्जैक्टली exactly। अच्छा। हम्म। हम्म, जी। अच्छा, जी युसरा, आपसे सवाल है कि बैटरीज कैसे काम करते हैं और उसकी एनर्जी डेंसिटी क्यों हायर होती है? सर, बैटरीज इस वजह से हाई काम करती है क्योंकि उसके मिड में भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है और उसका एक साइड हमारे पास आ, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का बना होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जब वो आयनाइज्ड होता है तो वो पोर्स बनते स्लो हैं और उस प्रोसेस होता है, इसी तरह अगर डिस्चार्ज भी होगा तो स्लो होगा। तो जब स्लो प्रोसेस सारा होगा, यू कैन इमेजिन कि उसकी एनर्जी डेंसिटी ऑब्वियसली हायर होगी। ज़्यादा टाइम लेगा कि वो डिस्चार्ज हो, ठीक है। और ज़्यादा आयनाइज स्टेट पे ज़्यादा पे वो रिलाई करता है। आयंस की फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है, इस वजह से हम ऑब्वियसली इसकी एनर्जी डेंसिटी हायर होगी। फिर आपके पास सुपर कैपेसिटर्स हैं। जी पीसी पे कौन बैठा हुआ है? जी पीसी नाम से। जी सर। जी जी सना, जी बताएं तो जरा प्लीज सुपर कैपेसिटर्स कैसे इनकी सर उसमें एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो मतलब जो एनर्जी डेंसिटी है और पावर डेंसिटी दोनों हम्म, मतलब उसमें ज़्यादा है। तो ये इस वजह से है क्योंकि चार्जेस जो हैं वो एकमुलेट होते हैं। और मतलब जो पहला केस तो ये है कि इसमें एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो और हम्म, जो पावर डेंसिटी है वो कन्वेंशनल कैपेसिटर से कम होती है। तो हम्म, उसकी वजह ये है कि जो ओ एच आयंस होते हैं ना वो हम्म। एकमुलेट होने लगते हैं। तो एक्सीलेंट इसकी एक्सीलेंट। वजह से ठीक है ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, हम ग्राफीन ही को ऑपोजिट इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं जी? मुनीबा मलिक। Hmm, I'm not sure about answer. सर एनर्जी इनका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है और जो हम्म। आई थिंक वो पोरस चलें, होता किसी है। और को भी आंसर करने दें, आप समझ आएगी। एक्सीलेंट, आपने सारा सुना है, ग्रेट। हाँ जी, किसी और को भी जरा मौका देते हैं। लाइबा तहरीम। मेरे ख्याल से लाइबा वो आके फिर उसके बाद मेरे ख्याल से क्या कह सकते हैं, मीटिंग ज्वाइन करके फिर अल्लाह हाफिज। हाँ सर, जी जी। तो सर मेरा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए पता नहीं वाईफाई के प्लग में थोड़ा सा इशू था, तो आपने मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन पूछा होगा मुझसे, लेकिन वो इंटरनेट वगैरह थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाएगा फिर अच्छा, अभी कोई मसला वापस नहीं, से। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप थे बस, ठीक है, ये इतना काफी है। जी मरिया, आप बता दें प्लीज, ग्राफीन को क्यों यूज करते हैं? सर क्योंकि कंडक्टिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफर करता है, सरफेस एरिया हाई होता है एक्सीलेंट और थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी भी ज्यादा है, और जो लेयर्स के बीच में लिथियम को इजीली बैलेंस या स्टेबल भी कर सकता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है जी। मेथड्स की बात अगर करें जी, चलें। अब और कौन है? मोहम्मद ए अब्दुल्ला। चलें, आप अब्दुल्ला, आप तो थे, मुझे कंफर्म है। चलें, शाहरुख खान जी, आप बताएं प्लीज, ये कौन कौन से मेथड से हम ग्राफीन को बना सकते हैं? एक सर मेथड कोई बता दें। से बना सकते हैं सर। जो आपने टेप
के थ्रू हम बना सकते हैं सर, डिफरेंट मल्टी एक्सीलेंट, हम रिमूव कर एक्सीलेंट। सकते हैं। सीवीडी सर ठीक, हमारे पास बेस्ट वन बस है। बस बस एक किसी और को भी मौका देते हैं, चले जी। हफ्सा आप बता दें सीवीडी, और वो तो उन्होंने बता दें कोई और मेथड जिसके जरिए से हम कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ग्रेफीन बना सकते हैं। सर बॉल मिलिंग से बॉल मिलिंग लेकिन से, उससे ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। और याहिया ने तो ऑलरेडी आंसर किया हुआ है। चले जी, मेरे ख्याल से वेट केमिकल मेथड्स यूज हो सकते हो। वेट केमिकल मेथड्स भी यूज हो सकते हैं, एक्सीलेंट। तो इसका मतलब है बुरहान क्या कहें, सबने वैसे आंसर कर दिए हैं। कोई एक स्टूडेंट है जी, हाँ, उसको मैसेज कर सकें कि वैसे इसको रिकॉर्ड भी तो नहीं कर रहे शायद आप, तो कैसे, जस्ट अटेंडेंस के लिए है? नहीं, ठीक है, ठीक है। चलें, ठीक है। अब मैं अटेंडेंस बस खुद नोट कर लेता हूँ, आप बल्कि मैसेज कर दीजिएगा इस यहाँ पे मीटिंग के दौरान, मैं इसकी अटेंडेंस काउंट कर लूँगा। और अगली, आप असल में जुम्मे को क्लास लेना चाह रहे हैं या फिर हफ्ते को लेना चाह रहे हैं, आप वो खुद बता दें प्लीज़, जिसमें क्विज भी होगा और एक्टिविटी भी होगी। सर सैटरडे ठीक है सर। हाँ जी, सारे एग्री कर रहे हैं? जी सर। यस ठीक है सर। चलें, ठीक है, बस प्रिपेयर होके आइएगा प्लीज़, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि क्विज और एक्टिविटी फिर ऑब्वियसली टीए होंगी, उनकी प्रेजेंस में आपने उसको देना, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच जी। आप मैसेज कर दें प्लीज़ अटेंडेंस अपनी।